आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आने वाली है। क्या बात है, तालियां बजाइए। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बात करेंगे इस पे पूरे मुद्दे पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, जल्दी से आ जाओ फटाक से। 50 किताबों का रिव्यू, 24 लेक्चर्स, 1.5 घंटे का एक सेशन, जल्दी आ जाओ। ओके, तो भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लाने वाला है। आपको बता दूं, पाकिस्तान भी अभी लेके आया था पिछले साल। चाइना, यूके, अमेरिका सबकी है, भारत की नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी समय से इस पे डिस्कशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमको एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाना। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लाएगी। अब इसमें हर किसी से हम कंसल्ट करेंगे, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, जनरल, सब कुछ, मतलब ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिससे हम कंसल्ट ना करें। और उसके बाद फिर कैबिनेट इसको मंजूरी देगी और फिर हमको हमारी खुद की एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। क्या बात है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि देश के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को बताता है और किस तरीके से उसको एडॉप्ट करेंगे अचीव करने के लिए। जैसा कि मान लीजिए कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ये होगा कि हमको कश्मीर को डिफेंड करना है। अब कश्मीर को कैसे डिफेंड करना है ये डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, समझ रहे हो। हमको नॉर्थ ईस्ट में को डिफेंड करना है, हमको रोड्स बनानी है यहां पे, कैसे बनानी है, सब कुछ लिखा होगा एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे। आप समझ ही सकते हैं ना। तो अब इसको हर साल, मतलब वैसे तो रिवाइज किया जाता है और इसमें ट्रेडिशनल थ्रेट्स भैया जो आसपास के देश से के डेंजरस होता है, आसपास देश के जो खतरे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाइना और पाकिस्तान, ये मेन दो बहुत बड़े खतरे हैं, 2 फ्रंट वॉर। और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल जो लोकल सिक्योरिटी के मुद्दे होते हैं। ठीक है, कभी कोई आतंकी आ गया, कोई स्लीपर सेल आ गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अब इसमें सारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, सब कुछ, आर्मी होती है, सबके लिए डायरेक्टिव होते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ये एजेंसी इसमें जिम्मेदार रहेगी। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये मिलिट्री को और हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी को गाइड करेगी कि किस तरीके से खतरनाक सिचुएशन में हमको एक्ट करना है। अभी देखिए इंडिया की मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका से भी ऊपर मैं उसको रखूंगा, क्योंकि एक तो हमने सारे वॉर जीते हैं। ठीक है, हमारी मिलिट्री अप्लाइड मिलिट्री है और जब एग्जाम पैटर्न भी देखो ना तो बड़ा टफ होता है वो। आर्मी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, समझ रहे हो। और एक तो ये भी है कि हमारी संख्या में भी मिलिट्री सबसे ज्यादा है, तो सबसे पावरफुल मिलिट्री जो है वो हमारी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे। अब यहां पे अभी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन उतना नहीं, जैसे सब अलग अलग है। इसको एक करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लाए हम कि सबको एक कर दो, एक ही कमांड सेंटर रहे, क्योंकि अभी आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, तो कई बार कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एक से होगा तो सब बेटर है। तो उसी के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें नए चैलेंजेस आएंगे, मॉडर्न थ्रेट्स। भाई अब जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर खत्म, अब ना ही लाठी से, ना ही तलवार से, ना ही गोलियों से वॉर होगा। अब वॉर होगा नैनो टेक्नोलॉजी से, एआई से, साइबर, मशीन लैंग्वेज, ये सब नया। तो ये मॉडर्न थ्रेट्स है और ये ऑलरेडी चालू है। डेटा उड़ा लिया, खत्म, खेल खत्म। सिस्टम में घुस के हैक कर लिया, खेल खत्म। तो ये मॉडर्न थ्रेट्स हैं। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंडिया की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी चाइना ने एम्स पे अटैक किया था, पता है, उनके साइबर क्रिमिनल्स ने। तो ये हिसाब किताब है। तो अब हर कोई, क्योंकि टेक का जमाना है, तो सिस्टम में घुसने की, सिस्टम हिला देंगे, तो ये घुसने की कोशिश की जा रही है। तो उस वो स्ट्रैटेजी में ये भी रहता है कि इन सबसे कैसे निपटे। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी पिछले साल अपनी स्ट्रैटेजी, 4 साल के लिए ये अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो लेके आए कि प्रायोरिटी एरिया कौन कौन से हैं, क्या क्या रहेगा। तो पूरा वो डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है। बाकी अमेरिका, यूके, रशिया, चाइना ने भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, वो भी सॉरी, क्या बात है, इस दुनिया में सबसे बढ़िया रहती है छींक। जब छींक आती है तो लगता है जन्नत मिल गई, है ना।
और जब छींक नहीं आती है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक छींक और एक सूसू बहुत तेज लगती है। तो कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है रशियन फेडरेशन की, ये पूरा इनकी रशिया की नेशनल स्ट्रैटेजी। तो भारत को आखिरकार क्यों चाहिए नेशनल स्ट्रैटेजी? भाई सबसे पहली बात तो पूरी दुनिया की है नेशनल स्ट्रैटेजी। तो हम जब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हैं तो हमको तो चाहिए ही चाहिए। और कई बार कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, ये हमने देखा है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इसको बहुत समय से डिस्कस किया जा रहा है। ये आप समझ लो फॉर्मेलिटी है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तो भाई बना ही लो। और पिछली बार अटेम्प्ट्स भी हुए हैं बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कई, मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नेचर है भारत में ना, नक्सलवाद की भी प्रॉब्लम है। भारत अब तो खैर काफी उसको कम भी किया गया है। भारत में लोकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। भारत में ये इधर कश्मीर का मुद्दा है जो कि अभी तक सुलझा नहीं है, चाइना वाला हिसाब किताब। तो भारत काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है अलग अलग चीजों की, ठीक है। और जैसा बताया जियोपॉलिटिकल टेंशंस, देखो 3 चीजों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 संभव था। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी भिड़ गए आपस में, इजराइल और हमास भिड़ गए आपस में यरूशलेम के लिए, और तीसरा था पाकिस्तान और कश्मीर। इन्हीं 3 वजह से वॉर होगा। वर्ल्ड वॉर 3 2 तो हो ही गए ऑलरेडी। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी में लिखा होगा कि आप कौन से देश का साथ देंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं जाना है आपको। तो पूरा एक स्ट्रैटेजी में लिखा रहता है। तो जो एनसी विज फॉर्मर आर्मी चीफ है, इन्होंने 2018 में पेपर लिखा था कि अभी अगर बात करते हैं जो हमारे पास पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो है रक्षा, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत पुराना है, 2009 का है, ठीक है। अब अभी इसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं, विदाउट डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा, बट इसको प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि और भी मिलिट्री रिफॉर्म्स जो है वो लाने चाहिए। ये तो ठीक है नेशनल सिक्योरिटी, बट और भी। फिर उसके बाद फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन ने ये बोला था कि भारत को एक प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, व्हाइट पेपर डिफेंस डीलिंग पे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो बिल्कुल जो है इसके लिए तैयार हैं कि एक स्ट्रैटेजी लेके आओ। MM नरावने ये भी बताते हैं कि भाई हां बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें, ठीक है। अब जैसे भारत की अभी तक कोई नेशनल स्ट्रैटेजी क्यों नहीं रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NSA मेनन ने एक इवेंट में बोला है कि पिछली बार 3 अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही है। एक हेजिटेशन रहा है पॉलिटिकल लेवल पे कहीं ना कहीं। देखिए अब नेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब यही है ना कि आपने पूरी ताकत आर्मी को दे दी। तो हो सकता है ऐसा, शायद थोड़ा सा, शायद सैम मानेकशॉ से इंदिरा गांधी ने पूछा था कि तुम तख्ता पलट तो नहीं करोगे, तो सैम मानेकशॉ ने बोला था कि मेरा जो पूरा तन मन धन है वो देश के लिए है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सैम मानेकशॉ, तो मूवी भी आ रही सैम बहादुर, तो कमाल के मिलिट्री लीडर थे वो, और इतने ताकतवर एक समय पे हो गए थे। अगर वो 1962 में भी रहते तो इंडिया चाइना से युद्ध जीत जाता। बहुत लेट आए थे वो, ठीक है। वो मैंने उनकी बायोग्राफी कवर किया, आप देखिएगा। तो बताया कि शायद अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। देखिए नेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, ये सरकार की स्ट्रैटेजी है। कुछ भी कल को होगा ना, पूरी अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप इसे भाग नहीं सकते। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तो अच्छी बात है, इस तरीके की स्ट्रैटेजी भारत को बहुत बढ़िया लेवल पे ले जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।